1938 में दो जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम था ओटो हान और फर्ट्ज स्ट्रेसमैन, इन दोनों ने एक खतरनाक डिस्कवरी की। उन्होंने डिस्कवर किया कि जब एक सिंगल यूरेनियम एटम स्प्लिट होता है तो इससे बहुत मैसिव एनर्जी रिलीज होती है और एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, यानी कि एक ऐसा बॉम्ब जो खतरनाक तबाही ला सकता है। इस प्रोसेस को इन साइंटिस्ट्स ने न्यूक्लियर फिशन का नाम दिया। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने इंसानियत के फ्यूचर को बदल दिया। इस डिस्कवरी के 1 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, जिसमें नाज़ियों ने यहूदियों का बड़े स्केल पर कत्लेआम किया। ये देखकर उस वक्त अमेरिका को डर लगने लगा कि कहीं नाज़ी न्यूक्लियर बॉम्ब न बना लें, क्योंकि अगर उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो इससे अमेरिका और बाकी कंट्रीज खतरे में आ जाएंगे। इसी वक्त अमेरिका भी जापान के साथ जंग लड़ रहा था और जापान हार मानने को तैयार नहीं था। इस जंग में अमेरिका के हजारों फौजी मारे जा चुके थे, तो अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला किया ताकि वो जापान को घुटनों पर ला सके। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसका पता चला तो उन्होंने उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में वार्न किया, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ये जानते थे कि इससे पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का फैसला कर लिया था और उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे 2 लोग लीड कर रहे थे। एक का नाम था एनरिको फेर्मी और दूसरा था रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि एक यहूदी था और इससे ये खतरा था कि अगर नाजियों के हाथ ये न्यूक्लियर बॉम्ब लग गया तो हम यहूदियों की खैर नहीं। इसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया और 3 साल की मेहनत के बाद 1945 में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। Now I am become death. The destroyer of worlds. फिर अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। और इसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया। To proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance. और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। लेकिन इस जंग के बाद अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस शुरू हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में 2 सुपर पावर्स थी। एक थी अमेरिका और दूसरी सोवियत यूनियन। जब अमेरिका के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो सोवियत यूनियन कैसे पीछे हट सकती थी। इसके 4 साल बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने भी मैनहट्टन प्रोजेक्ट की जासूसी करके सीक्रेट्स चुरा लिए और अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सब ने भी एक के बाद एक न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए। फिर चाइना की भी सोवियत यूनियन ने मदद की और इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया, क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स तबाही के लिए नहीं बल्कि हर कंट्री को अपनी हिफाजत के लिए चाहिए थे। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन था वो कंट्री सेफ था, लेकिन अभी तक इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आया था। फिर 1974 में इंडिया ने अमेरिका और कनाडा को कहा कि वो एक पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं, यानी कि वो न्यूक्लियर पावर से एनर्जी बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें सिविलियन रिएक्टर दिए जाएं। तो अमेरिका और कनाडा ने इंडिया को ये रिएक्टर दे दिए, लेकिन इंडिया ने 1974 में पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा कहा जाता है, और इसके बाद से इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन आ गया। लेकिन ये देखकर अमेरिका और कनाडा जैसे कंट्रीज इंडिया पर शदीद गुस्सा थे। जब इंडिया ने अपना सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा शॉक था, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इंडिया एक खतरा था। ऊपर से इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाना पाकिस्तान कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने 1971 की जंग के बाद से ही अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कर दिया था, क्योंकि इस जंग में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, अपने हाथों से खो दिया था। ये देखकर जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्तान शहर में एक मीटिंग बुलाई, जहां 50 पाकिस्तानी साइंटिस्ट मौजूद थे। जुल्फकार अली भुट्टो ने इनसे पूछा, क्या हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं? ये सुनते ही ज्यादातर साइंटिस्ट ने कहा, इसे बनाने में 5 से 7 साल लग जाएंगे। भुट्टो ने कहा,
हमें हर हाल में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है। फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड मुनीर अहमद खां को बना दिया गया और यूं पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो गया। लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की खास टेक्नोलॉजी नहीं थी। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज यूरेनियम एनरिचमेंट है, जिसके लिए सेंट्रीफ्यूज चाहिए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट के रिलेटेड खास नॉलेज नहीं थी, इसीलिए ये प्रोग्राम ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जब इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अब जुल्फकार अली भुट्टो ने भी ठान लिया था कि पाकिस्तान हर हाल में अपना न्यूक्लियर वेपन बनाकर ही दम लेगा। जुल्फकार अली भुट्टो ने इस वक्त खुद ये कहा था कि अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो पाकिस्तान भी हर हाल में बनाएगा, चाहे हमें घास ही क्यों न खानी पड़े। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी भी वो नॉलेज नहीं थी जिनसे वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन बना सके। लेकिन फिर एक दिन जुल्फकार अली भुट्टो को अपने ऑफिस में एक लेटर रिसीव होता है। जैसे ही वो इस लेटर को खोलते हैं वो इसे देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस लेटर में कई ब्लूप्रिंट्स होते हैं। इसमें सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन्स होते हैं और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैप्स होते हैं। ये लेटर इन्हें एक इंसान की तरफ से आया होता है जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खां। वो इस लेटर में लिखते हैं कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कामयाब कर सकते हैं, क्योंकि वो नेदरलैंड में यूरेनियम एनरिचमेंट के एक डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और इनके पास हर टाइप के डिजाइन्स और ब्लूप्रिंट्स तक का एक्सेस है। जुल्फकार अली भुट्टो इन्हें इस्लामाबाद बुलाते हैं। अब्दुल कदीर खां फौरन पूरी तैयारी के साथ डिजाइन्स और ब्लूप्रिंट्स के साथ सीधा पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और फिर उनकी जुल्फकार अली भुट्टो के साथ मुलाकात होती है। जुल्फकार अली भुट्टो इन्हें फुल रिसोर्सेज और ऑटोनॉमी देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खां इस्लामाबाद के करीब कहूटा में एक इंजीनियरिंग रिसर्च लैबोरेटरी सेटअप करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खां ब्लैक मार्केट से सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स मंगवाते हैं और इस तरह पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम तेजी से शुरू हो जाता है। जब अमेरिका को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चलता है तो वो पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा देता है और पूरी दुनिया की तरफ से पाकिस्तान पर प्रेशर आता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करे। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने लगती हैं। लेकिन फिर दिसंबर 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान पर हमला करता है। ये देखकर अमेरिका रातों रात हिल जाता है, क्योंकि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंटर हो गया है तो अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है। अब अमेरिका को भी अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग लड़नी थी, जिसके लिए इसे अफगानिस्तान के किसी करीबी कंट्री के साथ रिलेशंस बेहतर करने पड़ते। ये देखकर अमेरिका पाकिस्तान पर लगाए सैंक्शंस हटा देता है। इस वक्त अमेरिका के सिक्योरिटी एडवाइजर प्रेसिडेंट से कहते हैं कि अब हमारे लिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतना बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि अफगानिस्तान ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अफगान मुजाहिदीन को हथियार दिए और बदले में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आसानी से चलता रहा। इस वक्त जनरल जिया ने अमेरिका का विजिट भी किया, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड रेगन ने इनकी तारीफ की और कहा कि जिया ने हमें यकीन दिलाया है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे और अफगानिस्तान की जंग में हमारी मदद कर रहे हैं। जनरल जिया ने इस जंग में खूब डॉलर कमाए। अमेरिका ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी सपोर्ट दिया। अमेरिका के साथ सऊदी अरब भी पाकिस्तान की फाइनेंशियली मदद कर रहा था और चाइना भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद कर रहा था। और इस पूरे टाइम पीरियड में CIA अच्छी तरह जानती थी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इंडिया के साथ साथ एक और कंट्री की भी नजर थी, और वो था इसराइल। इसराइल 1970 से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखे हुए था। जब 1970 में जनरल जिया और जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने का सोचा था, तो इनका ये इरादा था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि सारे इस्लामी कंट्रीज का न्यूक्लियर वेपन होगा, जिसे उन्होंने इस्लामिक बॉम्ब का नाम दिया। और इसराइल को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि किसी इस्लामी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन आए। इसराइल ने 1981 में इराक के ओसिरक न्यूक्लियर रिएक्टर को भी बॉम्बिंग करके तबाह कर दिया था। वो किसी भी इस्लामी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने नहीं देना चाहता था। जब इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पता चला
तो इसने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान की कहूटा न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने का प्लान बनाया। इसराइल और इंडिया एक जॉइंट ऑपरेशन करने वाले थे। वो जामनगर एयरबेस से F-16 फाइटर जेट्स के जरिए ट्रैवल करके पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करना चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान को इसका पता चला तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मुनीर अहमद खान ने इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हेड राजा रामना को वियना की एक इंटरनेशनल मीटिंग में ओपनली वार्न किया कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया तो पाकिस्तान इंडिया के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को तबाह कर देगा। इंदिरा गांधी ने पहले पाकिस्तान पर हमले के इस प्लान की मंजूरी दे दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया क्योंकि उन्हें खतरा था कि इससे एक प्रॉपर जंग छिड़ सकती है। ऊपर से इस वक्त अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। CIA ने जनरल जिया को इस हमले की खबर भी दी थी और US डिपार्टमेंट ने इंडिया को वार्न भी किया था कि अगर इसने पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका भी इसका जवाब देगा। फिर 1984 में इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद ये प्लान खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही 1989 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से वापस चला गया तो इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान का एकदम साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि 1990 में प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब न होने की तस्दीक करने तक से ही इनकार कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान पर फिर से सैंक्शंस लगा दिए और पाकिस्तान की फाइनेंशियल एड भी रोक दी। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त तक न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था और सिर्फ एक नहीं बल्कि 6 से 10 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद थे और ये बात अमेरिकन इंटेलिजेंस को भी मालूम थी। इसके 4 साल बाद अगस्त 1994 में नवाज शरीफ ने खुलेआम पूरी दुनिया के सामने तस्दीक की कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है। जब अमेरिका को ये मालूम हुआ तो उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने की कोशिश की। उन्होंने पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट देने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दे। लेकिन बात बन न सकी क्योंकि इस वक्त बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और बिल क्लिंटन इनके साथ डील करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन 1996 में बेनजीर भुट्टो को करप्शन के इल्जामात लगाकर हटा दिया जाता है और अगले साल नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। इसी दौरान इंडिया दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था और फिर 1998 में इंडिया CIA के सैटेलाइट से बचकर 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट करता है। India conducted 3 underground nuclear tests. ये देखकर अमेरिका अच्छी तरह जान जाता है कि अब पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा और ऐसा ही होता है। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी करता है। अमेरिका पाकिस्तान को कई ऑफर्स देता है ताकि वो ये न्यूक्लियर टेस्ट रोक दे। इनफैक्ट बिल क्लिंटन नवाज शरीफ को $6 बिलियन की ऑफर करता है और बदले में कहता है कि अमेरिका पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट देगा। लेकिन नवाज शरीफ इन ऑफर्स को रिजेक्ट करके हुक्म देते हैं कि न्यूक्लियर टेस्ट जारी रखे जाएं। इसराइल भी पाकिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग करता है। इनफैक्ट कई इसराइली फाइटर जेट्स भी पाकिस्तान की एयर स्पेस में देखे जाते हैं। लेकिन फिर मई 1998 में पाकिस्तान बलूचिस्तान में 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस डेटोनेट करता है और इसी के 2 दिन बाद पाकिस्तान एक और टेस्ट करता है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। और इस तरह पाकिस्तान दुनिया का पहला इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान के इन टेस्ट को यूरोपियन यूनियन ने कंडेम किया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहरों में खुशियां मनाई जा रही थी क्योंकि 26 साल की मेहनत के बाद पाकिस्तान आखिरकार एक न्यूक्लियर पावर बन चुका था। इसीलिए 28 मई को पाकिस्तान में योम तकबीर के नाम से मनाया जाता है और इसका क्रेडिट एक इंसान को जाता है जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। वो इंडिया के भोपाल में पैदा हुए थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान आ गए। उन्होंने पाकिस्तान में मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल की और उसके बाद यूरोप चले गए। वहां उन्होंने बर्लिन यूनिवर्सिटी, डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवन से हायर एजुकेशन हासिल की। डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद उन्हें नेदरलैंड्स के यूरेनको डिपार्टमेंट में जॉब मिली जहां यूरेनियम एनरिचमेंट की जाती थी, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का इम्पोर्टेंट फेज होता है। यहीं उन्हें मैप्स और डिजाइन्स तक का एक्सेस मिला
और उन्हें ये भी पता चला कि कौन सी कंपनीज सेंट्रीफ्यूज के पार्ट्स बनाती हैं, जो बाद में इनके बहुत काम आया। जब उन्होंने इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट देखा तो उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को लेटर लिखा, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तान आ गए। लेकिन डच स्पाई एजेंसीज को इन पर पहले से शक था, लेकिन वो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज की वजह से कुछ न कर सके। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कामयाब बनाया और इसके बाद उन्होंने ईरान और लीबिया जैसे इस्लामी कंट्रीज को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में मदद की, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मानना था कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब तमाम इस्लामी कंट्रीज के काम आना चाहिए। वो चाहते थे कि हर मुस्लिम कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन हो ताकि मुसलमान पावरफुल बन सकें। वो इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका ने कुछ नहीं कहा और मुस्लिम कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन बनाने से सबको खतरा महसूस होता है। लेकिन अफसोस कि आज इनको पाकिस्तान में बहुत कम याद किया जाता है। अगर आज डॉक्टर अब्दुल कदीर खान न होते तो पाकिस्तान का हाल भी ईरान जैसा होता।